हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो क्लासिक पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और स्वस्थ होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स जो आने वाले हैं इनकी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, यानी पेनिनसुलर इंडिया। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत जो हिस्सा है ये भारतीय भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का एक अभिन्न अंग है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो आज हम लोग बड़े ही इत्मीनान से और एक अच्छे तरीके से आज के लेक्चर में सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत क्या है, कितना है, क्या लंबाई चौड़ाई है, क्या इसके प्रोस्पेक्टस होंगे, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, किस प्रकार से इसका एक्सपेंशन है, सारी चीजें आज हम लोग इसकी जो एक कहते हैं ब्लूप्रिंट, एक ड्राफ्ट जो बनाएंगे हम लोग, पूरा इसका ड्राफ्टिंग समझेंगे क्या है, कैसी बनी है, किस प्रकार की आकृति है, हर चीज जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग तैयार होंगे इस मनोरंजक क्लास के लिए। आज जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लास है, कोई थ्योरी की क्लास नहीं है, कोई रटने वाली क्लास नहीं है। बस आपको मैं आज एक मैप के टाइप में एक ब्लूप्रिंट दूंगा जिसको आप समझेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो शब्द कहूंगा, जो भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी और क्या कहना है, बाकी आप सभी लोग जानते हैं। शेयर और लाइक तब करिएगा जब आपको अच्छी लगे। अच्छी कब लगेगी? प्लीज आज की क्लास के लिए आप थोड़ा सा समय दीजिए। जब अगर आपको लगता है कि यस आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए मेरी, देन आप तभी इसको शेयर करेंगे, अन्यथा शेयर मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि किस हिस्से में आता है। तो हमने आपको बताया था इंडियन ज्योग्राफी को मैंने दो पार्ट में बांटा था। एक था आपका पॉलिटिकल इंडिया, एक था फिजिकल इंडिया। समझते हैं, आइए देखते हैं। मैंने जब आपको बताया था इंडियन ज्योग्राफी को मैंने दो भागों में बांटा था। एक था आपका फिजिकल इंडिया, एक था आपका पॉलिटिकल इंडिया। पॉलिटिकल इंडिया हम लोग कर ही चुके थे। इसमें क्या था? यूटीज थे, स्टेट्स थे, बाउंड्रीज थी, नेबर कंट्रीज थे। ये सब चीजें जो हैं ये एवरीथिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। फिजिकल इंडिया, फिजिकल से ही एक शब्द बना है, फिजिक्स से फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो बनती है फिजियोलॉजी। इसी फिजियोलॉजी के तहत क्या होता है, जिसको बोलते हैं भौगोलिक भारत। हम इसको भी स्टार्ट कर चुके थे। इसको हम 3-4 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे। कैसे? वो पार्ट्स क्या होंगे? आपसे सबसे पहले मैंने बताया था हिमालय होगा। हिमालय के बाद मैंने आपको बताया था क्या होगा? हिमालय के बाद आपका आ जाएगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आ जाएंगे, उत्तर भारत के मैदान, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हिंदी में कहते हैं उत्तर भारत के मैदान। इसके बाद मैंने बताया था पेनिनसुलर इंडिया। इसके बाद आपको बताया था कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। और इसके बाद लास्ट वन आपका था आइलैंड्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखी हैं, इनमें से हिमालय हम पीछे पूरा कंप्लीट करके आ रहे हैं।
आप सभी लोग जानते हैं। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा पेनिनसुलर इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो पेनिनसुलर इंडिया हमको पढ़ना है। मैं आपको एक चीज यहां पे इसी फैक्ट से बताऊंगा, वो क्या होगा कि पेनिनसुलर इंडिया इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है प्रायद्वीपीय भारत। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 50% है। इट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी। ये बात भी आप लिख लीजिए, 50% है, सबसे बड़ा भाग है। ये दोनों लाइन आपको लिखनी है, समझनी है। तो आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया करने जा रहे हैं। आप बढ़िया से इत्मीनान से हमारी बातों को सुनेंगे। मैं जो बोलूंगा आपको वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैं इतने छोटे से बोर्ड पे सारी बातें लिख नहीं सकता हूं। अगर मैं लिख के आपको लिखाऊंगा तो फिर बहुत समझ आएगा ना। समझदार है आप, मैं एक्सप्लेन करने आया हूं, आप समझिए। देखिए, तो ये चीज आप बना लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं इसको समझने की तरफ। अब आप जो है मेरी बात को समझेंगे, लिखना नहीं है आपको अभी। पहले मेरी बात आप समझिए प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय जो भारत है इसका कैसे सिस्टम है। देखिए, आपने सबसे पहले सुना होगा कि एक हमारा जो 33 सागर वाला पीरियड था जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, जहां पर प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का यूज होकर के पेनिनसुला इंडिया भी तैयार हुआ है। सर कैसे? तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब आपने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मैंने थोड़ा सा आपको जब पढ़ाया है अभी पीछे, हालांकि इसका टॉपिक अलग है, ठीक है। जिसको डिटेल्ड में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़नी है, यानी महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जिसको कहते हैं, ठीक। जो पहले एक ही महाद्वीप होता था जिसका नाम था पैंजिया, और एक ही महासागर होता था जिसका नाम था पैंथालासा। कुछ घटना होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी के कुछ बल लगते हैं, और एक ऐसा वेव उत्पन्न होता है जिसकी वजह से बीच से अलग हो जाता है, टूट जाता है पैंजिया, और फिर धीरे 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 महाद्वीपों में दरार आती है, बहते चले जाते हैं, कुछ टुकड़े कहीं और, कुछ टुकड़े कहीं और। ये जो सिस्टम था यही होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये मेरी प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट पुरानी पड़ी हुई है, वहां पर मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई है। उसमें आप पढ़ सकते हो, इंडियन फिजियोलॉजी नाम से पढ़ी है, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहां पे लास्ट टॉपिक आई थिंक मैंने यही पढ़ाया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का यहां से मामला क्या है। आपने जब पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो आपने देखा था कि जो पैंजिया था, जब गुरुत्वाकर्षण बल और भी कई सारे सजातीय और विजातीय बल लगे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, तो जो हमारा पैंजिया था, पैंजिया दो बराबर भागों में टूट जाता है, और बीच में एक नैरो, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये मान लीजिए अगर ये पूरा पैंजिया है तो ये यहां से टूट गया, यहां से एक पतला समुद्र बन गया ऐसे। यही जो नैरो सिंक्लाइंड सी इसको बोला जाता है, एक पतली समुद्री रेखा या एक पतला व सकरा समुद्र, जिसको नैरो सिंक्लाइंड सी बोलते हैं। यही हमारा था टेथिस सागर, जिसमें ऊपर का लैंड जो था उसको कहा जाता था अंगारा लैंड। आप सभी लोग जानते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बना दूं तो ये जो आपका सागर बन गया था, ये था आपका टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये ऊपर वाला हिस्सा ये बना था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, ये आपका था गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, बाकी पीछे अभी हिमालय जब पढ़ाया तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दोबारा से फिर से पढ़ाई थी, अब आप पीछे की क्लासेस देखिए। सिर्फ मैं यहां पे चर्चा करूंगा गोंडवाना लैंड में प्लेटें जो थी 4-5, इनके बारे में मैं बताता हूं। इनमें प्लेटें थी आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद थी अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेटें थी। अब समझिए, जो अफ्रीकन प्लेट थी और इंडियन प्लेट थी, एक्चुअली ये सब नीचे के सब एक थे, लेकिन जो अफ्रीकन प्लेट थी यहीं से इंडियन प्लेट निकली है। समझ में आ रहा है आपका? जब अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग होती है, इसी वजह से कहा जाता है कि भारत जो इंडियन प्लेट है, ये दक्षिण का पूरा हिस्सा, जो भारत यानी जो इंडियन प्लेट हम कहते हैं, ये अफ्रीकन प्लेट के हिस्से से अलग होता है। अगर आप विश्व का भूगोल देखते हैं तो अफ्रीका का एक हिस्सा है जो आप यहां पर देखते हो, अफ्रीका कुछ यूं वाला ये जो पोर्शन है यहां पर कुछ ऐसा लगता है कि यहां पे जैसे इंडिया का ये वाला हिस्सा धंसा हुआ है, ये कुछ इसमें सेट होता है। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे, ठीक, तो आप मानचित्र में देखिए, आपके सामने एटलस होगी या दीवार पे लगा होगा, उस हिस्से को आप थोड़ा सा एज्यूम करिए वर्ल्ड मैप वाले को। जो ये हिस्सा है गुजरात का सौराष्ट्र, ये अफ्रीका के सोमालिया वाला हिस्सा जो है ऊपर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो निकली है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जानते हो ना, जो सींग निकली है अफ्रीका वाली, उसमें सेट हो जाता है। ये बिगेस्ट एग्जांपल है कि इंडियन प्लेट पहले कभी अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये मैंने बताया अफ्रीकन प्लेट इंडियन प्लेट से ही अलग हुई है। और जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये अफ्रीकन प्लेट का ही अर्थात गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। यहां तक की 3-4 लाइनों को समझाने के लिए ये मुझे बताना था। आगे की हम बात करते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आज भी विस्तार इसका हो रहा है, ये आज भी एक्सपेंस हो रहा है उत्तर पूर्व की तरफ। आप इसीलिए देख पा रहे हैं जो हिमालय का ये हिस्सा है, ये हालांकि मानचित्र बहुत सटीक नहीं बना है, ये हिस्सा ऊपर उठ रहा है। हिमालय का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है ये आज भी ऊपर उठ रहा है। वाई? ये जो प्रायद्वीपीय भारत का यहाँ का जो जबड़ा है, ये कुछ जबड़ा ऐसे बना है, मैं इसको रख करके दिखाऊंगा आपको। ये हिस्सा एक्चुअली सीधा नहीं है, ये कुछ प्रायद्वीपीय भारत ऐसे निकला है, ये जबड़ा है, यही दाब और ताप बनाते हैं। क्या मैंने बोला? प्रेशर और टेम्परेचर। अब प्रेशर कैसे भाई? संश्लेष पड़ेगी, 23.5 डिग्री यहां पर जाती है कर्क रेखा, ये भी आपको पता है, तो जाहिर सी बात है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा, यानी इक्वेटोरियल जोन के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। आप सभी को चीजें पता है, नहीं पता है तो ये बात की बात नहीं। यहां पर जब ताप पड़ेगा, दाब पड़ेगा और ऊपर से हिमालयी नदियां बहती हैं, ये भी आपको पता है। इसीलिए इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दिहांग गार्ज जो बना है, गार्ज बनने का सबसे बड़ा प्रोसेस यही है कि नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, ऊपर से नदियों का दबाव लग रहा है, और जब कहीं दो तरफ से दबाव बनता है तो जाहिर सी बात है भूमि के उस हिस्से में दरार आती है। बात इतनी क्लियर है? जब यहां से दरार आती है तभी यहां पे गार्ज बनता है, ब्रह्मपुत्र वाला गार्ज अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम देते हैं दिहांग गार्ज। इंग्लिश में बोलते हैं दिहांग कैनियन या दिहांग गार्ज जॉर्ज बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है।
इस तरफ आप देखते हो नदियों के बहाव के कारण जो प्रेशर पड़ता है, ये हालांकि पीछे पढ़ाया है मैंने, सिंधु जॉर्ज बनता है, सिंधु कैनियन, गिलगिट के समीप, है ना। ठीक, तो मैंने बताया कि उत्तर पूर्व की तरफ इसका विस्तार हो रहा है और इसी वजह से हिमालय का भी विस्तार हो रहा है। बात आती है सर विस्तार हो रहा है तो जब ये हिस्सा टूट गया है, ये वाला हिस्सा, ये आपको गैप दिख रहा है, ये गैप क्यों हो गया? ये पहले एक में था, ये पहले एक में था, ये गैप होने की जो वजह है, ये हिस्सा जो गैप हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। क्या नाम मैंने बताया? राजमहल गारो गैप या और मालदा गैप। जब ये ताप और दाब की वजह से ये गैप बन गया तो ऊपर से आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर जमुना के नाम से, इधर पद्मा भागीरथी जाती है। नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यही जो नदियां बहकर आती हैं, ये इस गैप को अपने साथ ऊपर से जल बहाकर जब लाती हैं, जल बहाकर लाती हैं, जल के साथ मिट्टी और कंकड़ पत्थर और भी सारे गाद अवसाद, जितना भी एल्यूवियल सॉइल होता है, वो सब ला करके बहा करके इस क्षेत्र में जमा कर देती है। इस वजह से ये पूरा भाग मैदानी कहलाता है, पूरा भाग बहुत ही उपजाऊ होता है। यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है और होती भी है, आप सभी लोग जानते हैं मैदानी क्षेत्रों में बहुत अच्छी धान की खेती होती है। तो मैदान अब यहाँ पर है चूंकि, तो मैदान, ये पूरा मैदानी भाग वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आप इस बात को लिख लेंगे, यानी राजमहल गारो गैप या मालदा गैप जो है, ये आपका कहलाता है बांग्लादेश। राजमहल और गारो सर कह रहे हैं, राजमहल क्या है, गारो क्या है? थोड़ा सा वेट करिए, अभी राजमहल के बारे में यहां चर्चा करेंगे और सिलान पठार में आ जाएगा गारो गैप, आपको अभी बताया जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब चूंकि ये जो मैंने बताया प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, ये आज भी बढ़ता जा रहा है, समझ पा रहे हैं? इस वजह से ये जो हिस्सा है उत्तर पूर्वी हिमालय वाला, ये भी बढ़ता जा रहा है। आपको ये बात क्लियर है? चूंकि दोनों में विस्तार हो रहा है, इसलिए हिमालय को आप कह सकते हो आज भी प्लेट टेक्टोनिक फॉर्म में, जो प्लेट विवर्तन की फॉर्म है, प्लेट विवर्तन की रूप से आज भी हिमालय अस्थिर है। अब जब कोई चीज अगर स्थिर नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो नींव होती है, जो बेस होती है, वहां पर हलचल होती रहती है। यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं। 5 भूकंप जोन में भारत को बांटा गया है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें पहला भूकंप जोन हटा दिया गया है। ये भूकंप जोन बाद में भूकंप टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे भूकंप आते हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में कोई भूकंप नहीं आता है, एकदम नगण्य के बराबर है। आप कह सकते हो 99% स्टेबल है। अब चूंकि स्टेबल है, इसलिए यहां पर भूकंप नहीं आते हैं, और वहीं हिमालय भूकंप आते हैं। अब भूकंप आने के लिए मैंने पढ़ाया था, चूंकि वलित पर्वत है, सबडक्शन जोन, पूरा आपका प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया है, कैसे लावा बनता है, कैसे भूकंप आते रहते हैं, ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पीछे जाकर के पढ़ लीजिए, हिमालय में मैंने पढ़ाई है। ठीक, तो आपने यहां तक की ये बात समझ ली। आगे चलते हैं, अब जानेंगे हिमालय का एक्सपेंशन कैसे है। तो ये जो हमारा हिमालय है, सॉरी हिमालय की बात नहीं, प्रायद्वीपीय भारत, माफ कीजिएगा, स्किप हो गया। प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत का मैं विस्तार अगर बताता हूं तो प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पश्चिम की ओर जो आपका ये हिस्सा है, ये वाला, यहां अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली हिल्स है, अरावली पहाड़ी, यानी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी सिरा अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
उत्तर पूर्वी सिरा राजमहल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या बताया? राजमहल, राजमहल पहाड़ी। यही राजमहल की पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी विस्तार है, चूंकि जिसको मैंने अभी बताया है। लेकिन ताप और दाब के चलते इस विस्तार में ये राजमहल हो गई, मैंने आपको समझा दिया, ये राजमहल है। अब इसका उत्तर पूर्वी विस्तार है, चूंकि यहां पे गैप पड़ गया है दाब और ताप की वजह से, इस वजह से शिलांग पठार, जो आपको लगता है हिमालय में है, बट नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज अ पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ऑफ विच पार्ट इज दैट पार्ट इज नोन एज शिलांग पठार। तो ये जो हिस्सा है आपका, यही आपका क्या कहा जाता है? शिलांग पठार, शिलांग पठार। अब राजमहल और गारो का सब तात्पर्य क्या था? तो राजमहल पहाड़ी तो आपको ये पता चल गई। शिलांग पठार में एक्चुअली 3 पहाड़ियां प्रमुख, क्या क्या नाम है? गारो, खासी, जयंतिया। पश्चिम से पूर्व की ओर आप लिखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, गारो के बाद खासी, जयंतिया। आपसे मेरा सवाल है कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थल जो है, जिसका नाम है चेरापूंजी, किस पहाड़ी पर स्थित है? इस बात को आप कमेंट में करें। दूसरा सवाल, मेघालय की राजधानी शिलांग किस पहाड़ी पर स्थित है? आपको इस बात का भी जवाब देना है। आप कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा, बिकॉज मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, तब पूछ रहा हूं, और नहीं भी पता गूगल करिए, आपके पास गूगल है, इसका जवाब आप देंगे। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया इतना। अब मैं इसको हटाता हूं, आगे समझते हैं। ठीक, तो यहां तक मैंने पढ़ा। अब उत्तर पश्चिम में मैं फिर से लिख दूं, ये जो आपकी है अरावली हिल्स है, उत्तर पश्चिम में अरावली, यहां पे राजमहल। अब दक्षिण में क्या बात करते हैं? दक्षिण में हमारी पड़ती है कन्याकुमारी, सबसे नीचे यही है केप ऑफ गुड कैमोरिन, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब जब ये अब कुमारी कन्या नहीं है, मतलब नाम है उसका इंग्लिश नेम है केप ऑफ गुड कैमोरिन। आप लोग तो अपने बारे में पहले सोचते हो, ऐसा नहीं है, वो जगह का नाम है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जब हम मिलाते हैं कुछ यूं, ये जो हिस्सा मिलाते हैं, इस हिस्से को हम एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज द नेम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। इन अदर वर्ड, हिंदी में आप इसको क्या कह सकते हो? यही आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। अब इन तीनों पॉइंट को जब मैंने मिलाया तो इसकी आकृति कैसी बन रही है? जनरल सी बात है, आप अगर ध्यान से देखोगे मन की आंखों से और तन की आंखों दोनों को मिला करके, तो ये आपको त्रिभुजाकार आकृति दिख रही होगी। इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप, हिंदी में त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति दिखती है। बात करते हैं इसी वक्त, सर इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? बिल्कुल सही बात, ये जो पूरा हिस्सा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर पड़ता है। ये कितना है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सर ये आपका वेस्ट टू ईस्ट कितना होगा? ये अगर हम जब मिला लेते हैं ये हिस्सा, तो ये आपका पड़ जाता है 1400 किलोमीटर, वेस्ट टू ईस्ट 1400 किलोमीटर। क्लियर भाई बात? ये 1400 किलोमीटर का है, ये एक्सपेंशन हो गया। तो आपको ये डाटा याद रखना है। अब हम बात करेंगे, सर प्रायद्वीपीय भारत की आपने क्या बताया? शेप बता दी, प्रायद्वीपीय भारत कितना है, कहां से कहां तक मिलाकर है ये बता दिया, लेंथ ब्रेथ बता दिया।
अब ये तो बताइए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, अभी तक ये नहीं हमारी समझ में आई। चलो ये भी बताते हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाई होंगे जिनको प्रायद्वीप नहीं पता है, पठारे नहीं पता है, पर्वतें नहीं पता उनको क्या होता है, वो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी तो वो भी जान लो। नहीं क्या फायदा है कि आधी अधूरी बात जानेंगे और आपको कुछ मजा नहीं आएगा। पेनिनसुला, प्रायद्वीप, थोड़ा मार्कर वार्कर बदलते हैं ना, प्रायद्वीप इंग्लिश में पेनिनसुला, पेनिनसुला। मैं आपको सिर्फ डायग्राम बताऊंगा बना करके, ऐसा शेप कहीं भी दिख जाता है वी, वही पेनिनसुला नहीं। पहले परिभाषा लिख लीजिए, भूमि की वह आकृति, शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, कोई किताबी भाषा नहीं, भूमि की ऐसी आकृति जो तीन तरफ से जल से घिरी हो, वही प्रायद्वीप कहलाती है। इंग्लिश में सुन लीजिए, पार्ट ऑफ अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। थोड़ा सा इंग्लिश इधर उधर हो गई होगी मैं समझ सकता हूं, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। यानी अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला, प्रायद्वीप कहलाता है। अब तो क्या ये प्रायद्वीप भी है? आपको बता देते हैं, इधर साइड आपका इंडिया में पड़ता है, मान लीजिए ये इंडिया का ही प्रायद्वीप मैंने बना लिया है ना, ये कुछ ऐसे है। इधर साइड आपका क्या पड़ता है? अरब सागर, अरब सी। दक्षिण में क्या है? हिंद सी, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब हिंद कैसे लिखेंगे? हिंद महासागर। अब ये ना आधी हिंदी आधी उर्दू आधी बंगला आधी फारसी लिख रहे हैं। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अर्थात आप कह सकते हो सर ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, इस वजह से ये बात तो ठीक है कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। सर क्या भारत के अंदर ये प्रायद्वीपीय भारत है? आप नहीं भूलोगे ना, परिभाषा लिख ली हो ना, भूमि की वह आकृति जो तीन तरफ से जल से घिरी हो प्रायद्वीप कहलाती है। यानी पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स कॉल्ड पेनिनसुला। ठीक, भारत में क्या और भी कोई प्रायद्वीप है? मैं आज आपको एक और प्रायद्वीप दिखाता हूं, इसको आप नोट कर चुके होंगे। ठीक, अब जरा मानचित्र पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यही बताया परिभाषा के हिसाब से जो तीन तरफ से भूमि से घिरा है वो प्रायद्वीप है। देखिए यहां पे कौन सा सागर है? अरब सागर, आप सभी पता है। यहां पे तो गल्फ ऑफ खंभात है, खंभात की खाड़ी, बट ये सागर कौन सा है? अरब सी है ना। ठीक ये सब अरब सी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो खाड़ी है, अब इसको हमको दिखाना पड़ेगा अलग फिर से। ये जो खाड़ी वाला हिस्सा है जो मैंने ग्रीन से कर दिया है, इसका नाम है गल्फ ऑफ खंभात, यानी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। इधर अरब सागर है। यहां पे क्या है? बताइए। यह है भैया कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ, अरब सी, गल्फ ऑफ खंभात। तो ये वाला हिस्सा भी तो भैया तीन तरफ से जल से घिरा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप। आज आपने दूसरा भी प्रायद्वीप भारत में समझ लिया है। क्या नाम मैंने बता दिया है? काठियावाड़ प्रायद्वीप। आपको याद रहेगा ना, काठियावाड़ पेनिनसुला, इंग्लिश में यही बोलते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला, पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला जो है आपका यहां पर है, तीन तरफ से घिरा हुआ है।
ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी तरह कच्छ का भी प्रायद्वीप है, आप सभी लोग जानते हैं। कच्छ का प्रायद्वीप, यहाँ पे अरब सागर है, इधर कच्छ की खाड़ी है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है जल से, तो कच्छ का भी प्रायद्वीप आप कह सकते हो। 3 हो गए, है ना। एक तो ये कच्छ का प्रायद्वीप हो गया, कच्छ का प्रायद्वीप, कच्छ का प्रायद्वीप अर्थात एक कच्छ का प्रायद्वीप, दूसरा काठियावाड़ प्रायद्वीप, तीसरा खुद प्रायद्वीपीय भारत। तो आपने देख लिया भारत के अंदर 3 प्रायद्वीप है। ये बात आपकी क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर प्रायद्वीपीय पठार जो है, एक्चुअली इसके अंदर भी कई सारे उठे हुए भाग हैं जिनको पठार कहते हैं। सर पठार क्या होता है ये भी जान लीजिए। पठार यानी जिसको प्लेट्यू भी बोला जाता है। प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है? तो आप कुछ ऐसा हिस्सा देखते हैं, ये सर ये क्या बना दिया है, ये कुछ ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। यानी एंड अपलैंड, यानी पहले सुन लीजिए, भूमि का उठा हुआ वह हिस्सा जिसकी एक मोटाई या चौड़ाई होती है तथा जिसकी धरातल से या समुद्र तल से ऊंचाई 600 फीट से ऊपर हो, यानी जिसकी हाइट जो होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, h बराबर 600 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, प्लस इसके पास ऐसा हिस्सा होना चाहिए, यानी जिसका टॉप सरफेस जो होता है ये क्या चौड़ा या मोटा होना चाहिए। इंग्लिश वाले परिभाषा क्या लिखेंगे, एन अपलैंड, पहले दिख रहा है ना, ठीक है। एन अपलैंड ऑफ विच हैव हाइट इज ग्रेटर देन 600 feet and which have also breadth, also a breadth, और मतलब उसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई को जो है देखो अभी वर्ड इसकी पूरा है, जिसकी एक मोटाई होती है, which have also a breadth, ठीक, जिसको BREDTH, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तब भी थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है काम, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जिसके पास एक चौड़ाई हो भूमि के हिस्से के पास और 600 फीट से ऊंचाई ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है, पठार। इसी वक्त लगे हाथ एक और चीज जान लेते हैं, चोटी क्या होती है, मतलब पर्वत क्या होता है, पर्वत भी जानना जरूरी है, यही समझ लीजिए। देखिए पर्वत जो हिस्सा है कुछ ऐसे होता है, यानी भूमि का उठा हुआ वह हिस्सा जिसके पास एक चोटी हो और जिसकी ऊंचाई यानी उस चोटी की ऊंचाई 900 फीट से ज्यादा होनी चाहिए। यानी इंग्लिश में आप परिभाषा लिखेंगे, एन अपलैंड ऑफ विच हैव हाइट इज ग्रेटर देन 900 फीट एंड हैव अ पीक आल्सो, यानी ये जो हाइट है कितनी होनी चाहिए, 900 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 900 फीट। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 900 फीट से ज्यादा, और प्लस एक पीक होनी चाहिए। पीक क्या होती है, चोटी। तो परिभाषा मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके जहन में न पठार का सवाल उठेगा, न प्रायद्वीप का सवाल उठेगा, न पर्वत का सवाल उठेगा, ये सब चीजें आपको अब नहीं परेशान करेंगी। अब लौट के आ जाते हैं हम लोग फिर से प्रायद्वीप के टॉपिक पर। अब प्रायद्वीप में एंट्री करते हैं भारत के प्रायद्वीप के अंदर। तो जो भारत का प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत है, यानी इसका जो आप जानते हो शेप वगैरह आप सभी लोग जान ही चुके हैं। इसमें थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है, उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत का ढाल उत्तर की तरफ है, और बाकी जैसे ही सतपुड़ा रेंज आप क्रॉस करते हो, सतपुड़ा रेंज के पास आते हो, इसका सारा ढाल पूर्व की तरफ चला जाता है। अब ये आप कह रहे हैं सर प्रायद्वीपीय भारत का ढाल उत्तर की तरफ है, हम कैसे मान लें? तो आप ये बात समझिए और लिखना है भी है, सारी चीजें आपको लिखनी है,
कोई चीज छोड़ना नहीं है, बाद में लिखोगे। एक बार वीडियो समझना है आप, इस बार में समझिए, दूसरी बार में फिर से चला कर लिखिएगा। जितने भी फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, सब लिखिएगा, बाकी का स्किप करना। उत्तर की ओर है कैसे? आप जानते हैं मालवा पठार से नदियां कुछ निकलती हैं। ये मालवा पठार मैंने मान लिया, मालवा पठार, ये चंबल का पठार है ना। अब चंबल का पठार जिसको कहते हैं, तो यहां से एक नदी निकलती है चंबल नदी, पार्वती नदी इसकी सहायक है, बेतवा, सोन, ये सब नदियां उत्तर की तरफ ही तो बहती हैं। क्या कोई नदी आप इधर देख पाते हो? और ये सारा हिस्सा मालवा पठार ही आपका क्या है, मालवा का पठार जो है आपका, ये ही हिस्सा है ये हिस्सा है आपका प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोंस, सोन, ये सब उत्तर की तरफ बहती हैं। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल उत्तर की तरफ है, ये बात ये सिद्ध करती है। आप मेरी बात से एग्री है ना? ठीक है। जैसे कि चंबल नदी आगे जाकर के इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है, बेतवा भी आगे जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है, और यमुना नदी खुद जाकर के सबका जल लेकर के कहां मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है। इसी तरह सोन नदी आगे जाकर के डायरेक्ट प्रयागराज के आगे थोड़ा सा डायरेक्ट गंगा जी से मिलती है। ये सब आपको बातें पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चलें। फिर आप जानते हैं कि मैंने बताया जो है इसका उत्तरी ढाल उत्तर की तरफ है। अब आप समझिए इसके अंदर थोड़ा सा आकर के, जो यहां की जगह है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है, यानी इसको मारवाड़ प्लेटू बोलते हैं। इसके नीचे जैसे ही हम आते हैं, क्या पड़ता है, मालवा का पठार पड़ता है। नीचे थोड़ा सा हो गए तो ये हिस्सा जो है, इसको हम लोग विंध्यन श्रेणी कहते हैं। विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन सीरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसी में आपका बघेलखंड का पठार आ जाता है और बुंदेलखंड का भी पठार आ जाता है विंध्यन सीरीज के अंदर। विंध्यन के नीचे की जो रेंज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर और दक्षिण की तरफ भ्रमश घाटियां हैं, ये भ्रमश घाटी और ये भ्रमश घाटी। सतपुड़ा के उत्तर और दक्षिण में जो भ्रमश घाटियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये दोनों भ्रमश घाटियों का ढाल जो है, प्रायद्वीपीय ढाल का चूंकि जो ढाल है पूर्व की तरफ, इसके एकदम विपरीत में है पश्चिम की तरफ। अब जो भ्रमश घाटियां हैं पश्चिम की तरफ हैं, इसी वजह से दो नदियां जो निकलती हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल जो कि पूर्व की तरफ है, इसके विपरीत पश्चिम की तरफ बहती हैं। वो नदियां क्या हैं, सतपुड़ा के उत्तर वाली नर्मदा है, सतपुड़ा के दक्षिण वाली तापी नदी है। ये नदियों में बताया जाएगा आपको, परेशान मत होइए, अभी आप एक ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं, इसकी पूरी व्याख्या मैं कर रहा हूं, कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे ही नीचे आते हैं, तापी नदी जो है, तापी नदी के मुहाने से लेकर के आप नीचे तक जहां तक जाओगे, नीचे तक आप लगातार चले जाइए, एक जगह पड़ेगी। अब वो जगह कैसे, तापी नदी के मुहाने के साथ साथ भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक पूरा। ये क्या है, पश्चिमी घाट, इंग्लिश में भी वेस्टर्न घाट कहते हैं। इसी तरह इधर से आप जब देखोगे तो पूर्वी घाट का विस्तार है। हालांकि पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की तरह एक सीध में नहीं है, जगह जगह कटा छटा है। सर इसके कटने छटने का प्रोसेस क्या है, क्यों कट गया? ये तो नहीं कट गया, रीजन है नदियों के द्वारा बहाया गया जल और अवसाद। तो जल की वजह से यहाँ की मिट्टी कट गई है मुहाने में, क्योंकि तेज हो जाता है मुहाने के पास, जब वहां मुहाने के पास स्लो हो जाता है, बट फिर भी ये चीजें कट जाती हैं। नदियां जब बहकर जाती हैं तो जल की वजह से, नदियों के जल की वजह से इसका हिस्सा वो कट चुका है। बात क्लियर है? जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। और ये दोनों पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट जब एक दूसरे से मिलते हैं
यहां पर मिलते हैं तो एक पर्वतीय गांठ बन जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी की घाटी, नीलगिरी गांठ, नीलगिरी गांठ, इंग्लिश में नीलगिरी नॉट या नॉट ऑफ नीलगिरी, नॉट ऑफ नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी, ये जो आपका नीलगिरी पर्वत होता है, नीलगिरी के दक्षिण में जैसे ही आप जाओगे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी मिलती है। अन्नामलाई दक्षिण में है, मैं ये बता देता हूं, जैसे ये आपकी गांठ है, ये मिलके आई, इसके बाद नीचे जैसे ही निकलोगे यहां पर अन्नामलाई है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। यहीं पे एक गाइड बताया था मैंने जिसका नाम क्या था, पालघाट दर्रा, अन्नामलाई और नीलगिरी के दक्षिण में था। अन्नामलाई का हिस्सा चूंकि कर्नाटका में ही आ जाता है। इसके बाद नीचे का जो हिस्सा कही जाती है सबसे दक्षिणी, केप ऑफ गुड कैमोरिन, कन्याकुमारी वाला, कन्याकुमारी वाला जो हिस्सा है पश्चिमी घाट का, वो क्या कहलाता है, जो कि मुख्य रूप से केरल में फैला है, इसको बोलते हैं करडामम हिल्स, करडामम पहाड़ी, करडामम पहाड़ी या करडामम हिल कहा जाती है, या इलामलय पहाड़ी, इलायची पहाड़ी हिल का नाम है। क्या, इलायची खाने वाली इलायची पहाड़ी, या कहीं कहीं इलामलय, इलामलय पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कही जाती है। ये आप सभी लोगों को बहुत ही बखूबी से पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। क्लियर? तो मैंने यहां तक का पूरा आपका बायोडाटा समझा दिया है, क्या क्या है इसके अंदर। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ले चुके होंगे। तो मैंने पश्चिमी घाट बता दिया, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, अब इसकी चोटियां हैं डोडा बेटा, कालसू भाई, ये सब बात ही बातें, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं, हर एक चीज बताऊंगा। आज के चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया की प्रारूप समझाई है। जैसे आप संविधान पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ते हो ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति, सबसे पहले जिसको मसौदा समिति कहते हैं। क्यों? संविधान समझने के लिए वो समझना जरूरी थी। सेम अजेयर प्रायद्वीपीय भारत समझने के लिए प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का ड्राफ्ट समझना था। मैंने ये ड्राफ्ट आपको समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब क्या करना है, अब बस आपको सीधा सा ये काम करना है, इसका सारा नोट्स आपको बना लेना है। दोबारा से आप जाइए, शुरू से देखिए, जो फैक्ट है वो आप लिख लेंगे, जो भी समझाया है, जो अपने तरीके से आपको समझ में आती है मेरी बात, आप उसका नोट्स बना लीजिए, अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आपकी इच्छा है। और आपको कैसी लगी ये क्लास, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब वहां से प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।